अदबी नज़रियात, जिन्हें जदीद दौर में आकर हम लिटरेरी थ्योरीज़ के नाम से जानते हैं, न सिर्फ अदब के बाकायदा तालिब इल्म का मसला है, बल्कि आम शायकीन के लिए भी तफ़हीम और तज्ज़िये का एक अहम वसीला रहे हैं और अब भी हैं। जनाब डॉक्टर फ़र्रुख नदीम साहब से हमने बात करना शुरू की थी अदबी थ्योरीज़ के हवाले से, जिसके कुछ इब्तदाई प्रोग्राम इससे पहले रिकॉर्ड हुए और आपने देखे। आज उन्हीं नज़रियात में से एक अहम नज़रिए, जिसे उर्दू में रूसी हैत पसंदी और अंग्रेज़ी में रशियन फॉर्मलिज़म के नाम से जाना जाता है, उस पर बात करेंगे। इस सिलसिले में 4 गुफ्तगूएँ रिकॉर्ड हुई हैं। ये इस सिलसिले की पहली गुफ्तगू है, जिसमें हम रशियन फॉर्मलिज़म के इब्तदाई तसव्वुरात और अहम अनासिर और अहम निकात पर उनसे बात करेंगे। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और डॉक्टर फ़र्रुख नदीम साहब ने आज वक्त इनायत किया है। सर बहुत शुक्रिया। फ़र्रुख नदीम साहब के पास इससे पहले हम गुफ्तगू का एक सिलसिला जारी कर चुके हैं जो थ्योरी से मुतल्लिक़ है। थ्योरी के बुनियादी मबाहिस पर हमने इनसे बात की थी, और उसके अंदर जो छोटे छोटे और मामलात हैं एक दो, कि पोइटिक्स का और पॉलिटिक्स का फ़र्क क्या है और इस तरह के और मामलात, उस पर भी इससे पहले गुफ्तगूएँ हो चुकी हैं। आज हम जो थ्योरीज़ हैं उनमें से एक अहम थ्योरी जो है उस पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे थ्योरीज़ में से एक अहम थ्योरी पर, जिसको हम उर्दू में रूसी हैत पसंदी और अंग्रेज़ी में रशियन फॉर्मलिज़म के नाम से जानते हैं। तो सर, इंट्रो में मैं इसकी कुछ वजाहत कर चुका इससे पहले भी, तो अब कुछ बात कर दी है, तो बुनियादी तौर पर हम रूसी हैत पसंदी को कैसे समझ सकते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रूसी हैत पसंदी को आगाज़ जो है, जो हमें किताबों में मिलता है, ये 1915 में। ये उससे पहले भी लोग लिख रहे थे, लेकिन इस जो फॉर्मलिज़म की जो कोई तहरीक की शक्ल कह लें या कह लें कि एक स्कूल ऑफ थॉट, उसकी सूरत में जो सामने आया है वो 1915-17 इस तरह करके है। ठीक है सर। और ये वही दौर है जब कम्युनिज़म ज़ोरों पर था। उस दौर में ये बहस आई थी कि अदब ख़ास तौर पर, कि अदब में क्या इम्पॉर्टेंट है, अदब में उसका कंटेंट इम्पॉर्टेंट है या अदब में जमालियात या पोएटिक्स, या ये पुरानी बहस है, पुरानी बहस और है। हर आदमी जो लिखने वाला है या तनकीद निगार है, उसने यही और हमारे यहाँ भी आपको पता है कि यही बहस चल रही है। आपको पता है कि अक्सरियत दुनिया के जो अदीब हैं उनकी, मेरे ख्याल के मुताबिक तो अक्सरियत ये कहती है कि अदब को बहरहाल जो समाजी नज़रियात हैं, सियासी नज़रियात हैं, उससे अलग देखना चाहिए। और अदब की फॉर्म, अदब में का जो कोड है, लैंग्वेज जो है अदब का, ठीक है, ये आम जो पॉलिटिकल कोड है उससे डिफरेंट है। ठीक है। यानी ये इतना अहम सवाल है कि रोमन जैकबसन जो रशियन फॉर्मलिस्ट था, उसने एक मजमून लिखा, लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स। बड़ा ज़बरदस्त मजमून है उसका। मुझे वक्त मिलेगा तो मैं उसकी कोशिश करूँगा कि उसका मैं ट्रांसलेशन भी करूँ। उसमें उसने अदब की जो लतीफ़ लहरें हैं ना, उसकी जो सतह हैं, उसमें ये बताने की कोशिश की है कि ये एक ख़ास कोड है। वो मेटाफोरिकल या समझ लें कि उसके, यानी जो मैसेज होता है वो एक ख़ास पैराए में पेश किया जाता है। वो ख़ास पैराया ना तो सियासतदान के पास है, ना किसी मजहबी या किसी और नज़रिए के पास है। अदब का एक अपना कोड है। ठीक है। ये कोड इतना अहम लफ्ज़ हुआ कि बाद में रोलन बार्थ ने इसको मोल्ड करके, इस कोड को उसने अपना जो यानी पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट यानी मिक्स सा मॉडल था उसका, साख्तियाती और पसे साख्तियाती दोनों को मिला के उसने एक नया मॉडल दिया नावल को, फिक्शन को, फिल्मों को देखने का। ख़ास तौर पे एक नावल को उसने एनालिसिस किया, उसमें उसने 5 कोड दरियाफ्त किए कि इस नावल जो मैं जो कर रहा हूँ, इसमें अगर ये 5 कोड अगर अप्लाई करें तो ये बड़े अहम, यानी इसके नताइज बड़ी अच्छी, इसका एनालिसिस हो सकता है। ये कोड बड़ा अहम लफ्ज़ हो गया। तो ये जो था रोमन जैकबसन, इसने एक कम्युनिकेशन का मॉडल दिया। और हम पता है कि एक अबलाग होता है, तो अबलाग में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक मैसेज भेजने वाला। तो ये उसका मॉडल है रोमन जैकबसन का। ये हमारी जो कम्युनिकेशन थियरीज है, जो हम MBA BBA के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें
जो इसके बाद अक्सर होता यह है कि इसके नाम लिए बगैर कि ये मॉडल किसका, ये बुनियादी तौर पर इसका मॉडल है। इसने इस मॉडल में, इसी में ऐसे जिसका मैं जिक्र करूँ लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स, इसी में इसने इस मॉडल की तस्वीर बना के पेश किया कि शायरी का या अदब का जो एक यानी शायर अदीब एक मैसेज देता है, लेकिन वो मैसेज एनकोडेड होता है, उसका कोड है। ठीक है। कोड इतना इम्पॉर्टेंट हो। अब जो रशियन फॉर्मलिस्ट थे वो ये कहते थे कि जो मैसेज है, यानी जो यानी मौजू जिसको भी डिस्कस कर रहा है या ज़ेर बहस है किसी नज़्म में, तो उसका एक कोड है, और उस कोड में लिसानी और साख्तिया और इस तरह के तजर्बात होते हैं ना, उसलूबियाती तजर्बात होते हैं, वो आम तौर पर हम उसमें नहीं करते क्योंकि ये फोरग्राउंडेड मैसेज होते हैं। यानी फोरग्राउंडेड ये कि स्टाइलिस्टिक्स में यानी उसलूबियात में एक थियरी है कि फोरग्राउंडेड, ठीक है, यानी शायरी जो है कि फोरग्राउंडेड लैंग्वेज है। फोरग्राउंडेड क्या है? फोरग्राउंडेड ये है कि आपने कोई बात की है ना, उसको किसी ऐसे पैराए में पेश किया है कि जो आपकी जो आम बोल चाल है उससे मुख्तलिफ। ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ कि आज बड़ी मायूसी है, मैं कहता हूँ कि आज धुंध छा गई है। अब मैंने जब इसको धुंध छा गई है, या आज मैं कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं गहना गया हूँ, मेरे ख्वाब गहना गए हैं, तो ये जो गहनाई यानी कि एक खास कोड है ना। ठीक है, मेटाफोरिकल हो गया, मेटाफोरिकल हो गया। ऐसे तो शायरी अदब ये काम करता है कि आम मैसेज को एक फोरग्राउंड करता है। यानी फोरग्राउंडिंग किस चीज की है? यानी बैकग्राउंड से आपने एक चीज को फोरग्राउंड कर दिया। अब फोरग्राउंड मौजू तो नहीं है, मौजू तो आम जुबान में भी वो तो बात तो वही हो रही है, बात वही हो रही है। फोरग्राउंड उसने किया उस लैंग्वेज को, कोड को, कि भाई जिस कोड में मैं बात कर रहा हूँ दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। यानी एक शायर अदीब दूसरे से बात करते हैं, खास मुहावरे में हम एक बात करते हैं ना, बाज़ दफा किसी की तरकीब होती है जो खास उस तरकीब में बात कर है ना, तो वो हम कोडिफाई करते हैं मैसेज को। और इसका जरूरी नहीं होता कि हर बंदा ही इसको, क्योंकि उसको डिकोड करने के लिए आपको एक खास वक्त चाहिए, एक तरबियत चाहिए, आपका मुशाहिदा मुतालिया उसमें। जब हम खास मुताले मुशाहिदे करके उसको डी कोड करते हैं, ये जो आपको प्लेयर मिलती है ये एक्सटैटिक है। ठीक है, यानी उस कोड की डी कोडिंग से जो हज़ आप हासिल करते हैं वो असल में लिटरेरी हज़ है, वो अदबी हज़ जिसको प्लेयर कहते हैं, उसको आप हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, एंजॉय। इसके लिए कोई ज्यादा अवामी होना जरूरी नहीं है, होना तो चाहिए लेकिन जरूरी शर्त नहीं है कि सारे अवाम ही इसको समझें, क्योंकि सारे अवाम का ये कोड ही नहीं है। एक खास वो जिनके लिए है, जिनको वो कोड आता है, जिनको वो कोड वही उसको डी कोड कर सकेंगे, वही उसको डी कोड कर सकेंगे। क्योंकि आप एंजॉय ही उस वक्त कर सकते हैं जब इक्वल लेवल पे उस कोड, वो कोड आपकी शेयरिंग है। ठीक है, आप भी उसको जानते हैं, मैं भी उसको जानता हूँ, और दोनों का एक ग्रे एरिया है, उसमें हम दोनों एक थर्ड स्पेस है जिसमें हम मिलते हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं। ये जो टुगेदरनेस है शायरों अदीबों के दरमियान, ये उस टुगेदरनेस से मुख्तलिफ है जो सियासी लोगों के। हाँ नहीं, ठीक है, जाहिर है ये तो एक ज़हनी मैलान है ना, जिसमें आप होते हैं। अच्छा, अब रूसी फॉर्मलिज्म जो है उसमें एक बात ये है कि ये कोड वाली है। अच्छा, और ये इसकी और क्या निकात है? अच्छा, इसमें क्योंकि बाकी तफसील की बातें हैं ना, तो हम अगली दफा उसको करेंगे। समझ जाएगा जब जो रूसी हैयत पसंदों का जो रोमन जैकबसन का जो मजमून है लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स, नहीं ये तो एक मजमून है ना, मैं बाकी भी बात हाँ, दो तीन निकात हम पहले अगर तय कर लें कि ये चार बातें जो हैं ये रशियन फॉर्मलिज्म ने कही हैं। ये मैं इसलिए इस मजमून की बात कर रहा हूँ ना कि हमारी जो आम एंथोलॉजीज हैं जो रशियन फॉर्मलिज्म को डील करती हैं, या उसके ऊपर उन्होंने प्रिसाइजली मुख्तसरन उस पर लिखा, तो आम तौर पर इस मजमून का जिक्र हमें नहीं मिलता। अच्छा है, इसलिए मैंने इब्तदा ही इस मजमून से की है। ठीक है, कि वो कह रहा है कि रिलेशनशिप बना रहा है लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स का। आखिर उसको लिंग्विस्टिक्स की क्या जरूरत पड़ी? हमारे यहाँ भी अभी तक पोएटिक्स, जब हम शेरियात अदब की करते तो लिसानियात को शायद हम मिनहा कर दे, तो उसको हम साइड पे कर देते हैं। लिसानिया जो तज्जिया है उसको शायद हम अलग कर देते हैं। रोमन जैकबसन ने, रशियन फॉर्मलिस्ट ने ये शर्त लगा दी कि आप उस वक्त तक नज़म की कायनात को, यानी शेरी कायनात को आप समझ नहीं सकते जब तक आपको सही लिसानी अदराक ना होगा। ठीक है, तो पहला तो ये पहली बात ये बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि रशियन फॉर्मलिज्म के दो हिस्से हैं।
सन मैंने दौर मैंने वाजे कर दिया कि ये 1915 ऑनवर्ड है। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि इनके दो हिस्से हैं, एक दो शहर है, एक सेंट पीटर्सबर्ग है और एक मॉस्को है। इन दोनों में कुछ इश्तराकात हैं, कुछ इख्तलाफात हैं हल्के फुल्के। ठीक है, वो ये सकाफती सतह पर नहीं, मतनी सतह, अच्छा, मतनी सतह। अच्छा, इनका जो मौक़िफ़ है, हम्म अच्छा अच्छा, ठीक है, यानी वो ये इनका अदबी मौक़िफ़ जो है उसमें फ़र्क है। हाँ, पहला ये थोड़ा सा, यानी कि पहला तो ये है बुनियादी सा और आम सा, वो ये कि इनमें से आधों ने शेरी जो लिसानी पेराया है या शेर में जो लिसानी माहौल है उसको फोकस किया। ठीक है, जैसे लखनऊ और दिल्ली का हमारे पास दबिस्तान है, जी दबिस्तान है, इसी तरह आप समझें कि एक स्कूल जो है वो स्कूल जो ना पीटर्सबर्ग का है और दूसरा जी मॉस्को। दूसरा जो ठीक है, इनमें से कुछ लोग इधर से कुछ इधर से, ठीक है, उन्होंने ज्यादा फोकस किया है शेर के ऊपर, नज्म के ऊपर। ठीक, नज्म किसी की भी किस्म की हो, मिसाल के तौर पर एक नज्म है जो रज़मिया है, हाँ, ठीक है, और एक नज्म है जो गनैया है, हाँ, या इस तरह है ना, गजल है, या इस तरह। सही, तो इन लोगों ने शेर पे फोकस किया और शेरियात को वहां से दरियाफ्त की। ठीक है, दूसरे उनमें से हो गए वो जिन्होंने शेरियात को ही दरियाफ्त किया है लेकिन फिक्शन में। ठीक है, फिक्शन वो, अब इनका तस्वर फिक्शन ज़रा डिफरेंट है, इनका तस्वर फिक्शन ही इनका, और ये हमारे यहाँ भी लोग इसको जानते हैं, ये यानी फिक्शन रज़मिया नज़म भी है ना, लेकिन अगर देखें तो उसमें कहानी भी है ना, वो फिक्शन भी है, लिहाजा वो उसको फिक्शन में भी लाते हैं। जैसे हमारे ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हम इसको नज़म में, हमारे यहाँ मसनवी है, मसनवी वो मंजूम दास्तान है, मंजूम दास्तान है, हाँ, तो फिक्शन भी है, फिक्शन भी है, लिहाजा इन्होंने उसको भी उसमें शामिल किया। ठीक है, ऐसे तो इनमें से कुछ इसको इन्होंने बड़ा करके एक नाम दे दिया, यानी रशियन लैंग्वेज में कोई नाम इस्तेमाल होगा, लेकिन अंग्रेजी में जब तर्जुमा होता तो वो कहते हैं नैरेटिव वाले। ठीक है, कुछ लोग नैरेटिव की तरफ चले गए, नरेशन की तरफ बयानिया, और कुछ लोग डिस्क्रिप्शन यानी पोएटिक की तरफ। अच्छा, ठीक है, बस ये दो, हाँ, मैं समझ दो फर्क आ गए। यानी रशियन फॉर्मलिज्म वाले जो हैं वो दो ग्रोहों में तकसीम हैं, एक नरेशन वाले हैं, और दूसरे जो हैं वो हैं क्या आपने बताया अभी, डिस्क्रिप्शन वाले। ठीक है, एक शेर में डिस्क्रिप्शन ज्यादा है ना, जज्बात की डिस्क्रिप्शन या ना है तो वो भी बयान, दोनों के लिए बयान ही इस्तेमाल। लेकिन नरेशन जो है वो तो बयान ही है ना, जो लिखा हुआ है वो एक बयान, नसरी बयान। अच्छा, हैरानकुन बात यह है कि यही नरेशन की जो बहस है वो अभी तक नैरेटिव बन गई है, और इसकी इब्तिदा यहाँ से हुई है, जिसको कहते हैं नैरेटिव एनालिसिस। ये उस वक्त से शुरू। अच्छा, ठीक है, इसकी बुनियाद हमारे यहाँ है ना, आमतौर पर हमारे, जब देखिए हर चीज का एक इर्तिका है, इब्तिदा, और उसकी इब्तिदा भी है। तो वैसे तो हम देखें तो इब्तिदा यानी कि अरिस्टोटल से शुरू हो चुकी थी, ज़ाहिर है वो सारी तनकीद किसी न किसी तरह, लेकिन चलते चलते इनके पास जब आई तो इनके पास एक अहम पेशरफ्त हुई। उस पेशरफ्त का मैं आपके साथ उसके साथ शेयर करता हूँ। तो ये हम तय कर लेते हैं कि इनके दो हिस्से थे। एक ने शेर, तो रोमन जैकबसन जैसे लोग जो थे वो थे यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया, ये पहले अब आते हैं पोएट्री वालों का। तो पोएट्री में डिस्क्रिप्शन, पहले हम पोएट्री पे आते हैं, फिर हम जो है वो नैरेटिव पे आते हैं। एक अगर जुमला इस पे फरमा दें कि ये जो हैत पसंदी है, फॉर्मलिज्म, इनको क्यों कहा जाता है कि ये हैत पसंद है, यानी हैत पर क्या कह रहे हैं? मैं इसको ना अपने अल्फाज में और एक थियरी भी है उसमें बयान करता हूँ। देखिए, इंसानी जिस्म बॉडी है और इंसानी जिस्म के अंदर ऑर्गन्स है, मेरा दिल भी है, मेरा दिमाग भी है। अब मेरा दिमाग सिर्फ दिमाग नहीं, एक यानी जो बायोलॉजिकल बीइंग है वो नहीं है, यानी ये वो अपरेटस है जिसने बहुत ज़्यादा नज़रियात रिसीव किए। अब मेरी जो मेंटेलिटी है ना, वो सारी की सारी इस दिमाग के अंदर है। मेरे गुर्दा है, यानी मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल के तो मैं एक फर्रुख नदीम बना, लेकिन मेरी एक बॉडी भी है। लेकिन हम फर्रुख नदीम की बॉडी ज़्यादा अहम है या फर्रुख नदीम के अंदर ऑर्गन्स ज़्यादा अहम है? तो पता ये चलता है कि दोनों ही अहम है, और दोनों का जिंदा होना ही मेरा एक सकाफती या इनफराती ऐसे ये वो ऑर्गन्स अलग अलग पड़े हों तो इसका मतलब है कि फिर तो आप इंटैक्ट नहीं होंगे, और सिर्फ अगर आपके जिस्म का मुशाहिदा किया जाए तो आपके अंदर नहीं झांका जा सकता। उस दौर में जो डिबेट्स हो रही थी रशिया में, क्योंकि उस वक्त कम्युनिज्म, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म की जगह जगह पे डिबेट्स हो रही थी, स्कूलों, कॉलेजों में, मुख्तलिफ अदबी हलकों में, और ये दो अदीब खास तौर पर दो तबकों में बटे हुए थे, दो समझिए ग्रोहों में बटे हुए थे। एक ये कह रहे थे कि जो फॉर्म है ना, हैत, जो उसका उसलूब है या हैत है, यार इसके ऊपर नज़रियात की थाप ना लगाएं तो बेहतर है। जब इसका एनालिसिस भी करें, यानी नकाद भी, पढ़ने वाला भी, लिखने वाला भी, दोनों ज़रा आज़ादी से लिख लें तो बेहतर है। ठीक है।
दूसरे ये कहते थे कि हाँ, ये हो ही नहीं सकता कि हम कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर हम अपने जो सियाक को तनाजर है हाँ, उससे किसी अलग हाँ मैं कहीं ना कहीं पे किसी नजरिए के असर से बाहर रहकर नहीं बाहर लिखा रह जा के सकता। जाए। बहरहाल इन्होंने ये कहा रशियन फॉर्मलिज्म, क्योंकि इनकी है कि फॉर्म है ना, ये फॉर्म पे, तो इन्होंने फॉर्म पे फोकस किया। वो कहते हैं कि फॉर्म ही इसका मीनिंग है, अगर मीनिंग लेना तो फॉर्म के अंदर है। ठीक है, फॉर्म बता देगी कि मीनिंग क्या है ना, तो मीनिंग एक सेकेंडरी चीज है। फॉर्म से ये क्या मुराद लेते हैं? वही वाली जैसे हम हैत का करते हैं कि भाई हैयत है, नसर की कुछ असनाफ की कुछ हैत है या नज़म की कुछ असनाफ की हैत है, इससे मुख्तलिफ तस्वुर है जरा। अच्छा, थोड़ा सा है डॉक्टर साहब, ये अंग्रेजों में भी देखें जाए ना, तो जो हमारा इंग्लिश क्रिटिसिज्म फॉर्म का तस्वुर क्या है जिसको उनमें वो उन्होंने देखिए, उनके लिए लफ्ज होता है स्टाइलिस्टिक्स। ठीक है ना, स्टाइल जी का। स्टाइलिस्टिक्स का जो फील्ड है वो बहुत बाद में आया है इनसे। जी जी रशियन फॉर्मलिज्म हमें बाद में और दुनिया को बाद में पता चला, क्योंकि ये तर्जुमा ही 1960 देर से हुआ, वरना वो तो बात कर रहे थे, वरना वो तो बात कर चुके थे, ये कर रहे थे। रशियन फॉर्मलिज्म ने जो वो उस्लूब को भी, जो हमारा उस्लूब है ना लिखने का, और उसकी ओवरऑल हैयत जिसको हम स्ट्रक्चर करें, साख्त, ठीक है, साख्त, इन दोनों को मिला के तो वो एक फार्म का तस्वर पेश करते हैं। अच्छा, यानी उनके फार्म में हाँ, उस्लूब जो है वो फार्म से अलग नहीं है, अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। यानी आप ये कह सकते हैं कि उस्लूब उसकी ज़ीरी लहरों में वो दौड़ता है और ये उसकी फार्म को मुकम्मल करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यानी खोखली फार्म जो है हाँ, वो नहीं है, वो नहीं है, हाँ, बल्कि उसके अंदर वो सारा कुछ शामिल है, तो समेत वो फार्म है। वो फार्म है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना कि फार्म के अंदर ही मीनिंग है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि फार्म के अंदर ही मीनिंग है। तो मीनिंग ये बड़ी यानी कि दिलचस्प इनके बहसें हो रही थी कि मीनिंग फार्म को कंट्रोल करेगा, वो हम कभी बाद में बात करेंगे कि फार्म कौन सी चीज डोमिनेंट है, यानी कौन सी। ठीक है, चलिए वो अगले तो वो बात करते हैं। तो बहरहाल जी, इन्होंने अब आते हैं कि ये फार्म का, इनका तस्वुर फार्म क्या है। ठीक है, जो हम बात भी कर रहे थे उसको जरा आगे बढ़ाते हुए, तस्वुर फार्म इनका ये था कि फार्म का, यानी वो जो नैरेटिव वाले से अलग से फार्म पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन वाले अलग से फार्म पे बात करें। अब ये बात क्या कहते हैं, ये कह रहे थे कि जो शेर होता है, सबसे पहले तो आपने लिटरेचर की डेफिनेशन करनी। देखिए, लिटरेचर की जब मैं कहता हूं कि लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, लिटरेचर डील्स विद लाइफ, तो ये वो डेफिनेशन है जो लिटरेचर की बहुत इर्द गिर्द की चीजों को शामिल कर रही है। लिटरेचर क्या है वो उसके ऊपर बात नहीं है। हाँ ठीक, ये लिटरेचर का जो फंक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो खुद क्या है, उसकी बात नहीं हो रही। उसकी बात अदब तनकीद हयात है, जैसे मैथ्यू आर्नल्ड को वाला इस तरह अदब तनकीद हयात तो वो मतलब इसका मतलब है कि वो तो उसका फंक्शन है, वो सारे तो उसका फंक्शन है, वो उसका फंक्शन है, वो खुद क्या है, वो खुद क्या है। ये अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि भाई लिटरेचर में प्राइमरीली चीज जो है वो है लिटरेरीनेस। जैसे इंसान में इंसानियत है ना, तो अदब में अदबियत। हाँ, जब तक इंसानियत ना हो उस वक्त तक वो सब कुछ होने के बावजूद वो इंसान नहीं कहला सकता। यानी आदमी है तो आदमियत जब तक उसमें ना हो, यानी आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो पहली शर्त यह है कि लिटरेचर में अगर लिटरेरीनेस नहीं है तो जितना मर्जी उसमें दावा रख लो, उसमें नजरिया रख लो, उसमें जो मर्जी रख लो, लिटरेचर नहीं। ये तो अपने साथ के लोगों की मुखालिफत कर रहे थे, ये है ना। इन्होंने बड़ी सजाएं, ये बड़े भाग्य, जब स्टालिन का दौर आया तो इनका हाल, मैं वही कह रहा हूँ कि हम रूसी अदब को जिस हवाले से पहचानते हैं वो तो उसका कंटेंट है। जी, वो हमेशा से मतलब उसका कंटेंट हावी रहा है उस पर। हमारे यहाँ जो उसके असरात आए हैं उसमें भी कंटेंट को अहम समझा गया फॉर्म से। हमारे हुआ ये है कि जब ये लोग रशियन जो लोग हैं, जब वो तर्जुम होकर उर्दू में आए तो उससे कोल्ड वॉर चल रही थी, लिहाजा उन मतून की जरूरत थी, या वो इधर के होते या वो इधर के होते। जो लिटरेरीनेस वाली बहस थी वो कहीं वो उधर ही रह गई, हालांकि वहां पे वो मुतवाजी तौर पर उस वक्त मौजूद थी। ठीक है, उनसे बल्कि उससे भी पहले मौजूद थी। अच्छा तनाजुर वाज़ेह हुआ इससे। इसको पहले तो इनको आना चाहिए था। तो आमतौर पर ये हमारे करीब है, ये जो हमारी बहसें हैं ना, हमारी जो बहसें हैं उसके वो उस्लूब के हम अहमियत देते आए हैं हमेशा से। हाँ। तो इसका मतलब इन्होंने पहली शर्त तो इन्होंने ये लगा दी कि लिटरेचर में कोई नजरिया कोई तरह, सबसे पहले ये है कि लिटरेरीनेस। अब इन्होंने कहा कि ये लिटरेरीनेस किस चीज पे करती है, वो क्या होती है। लिटरेरीनेस में उन्होंने कहा कि जितना मैसेज डीफेमिलियराइजेशन, अब यानी कि अजनबियाया जाना मैसेज ज्यादा अहम है बजाय उस पैगाम के जो बिल्कुल फेमिलियर हो।
ठीक है, मतलब इस सादा लफ्ज़ों में ये हम कह सकते हैं कि जैसे आम लोग बात करते हैं हाँ, हाँ। और कम्युनिकेशन का जो आम तरीका है, हाँ, हाँ, हाँ। उससे जब तक वो अलग नहीं होगा अलग या नहीं मुख्तलिफ होगा। नहीं होगा, हाँ, तो हम उस वक़्त तक अदबी कदर पैदा नहीं होगी अदबी उसमें। कदर तो पैदा नहीं होगी। बहुत अच्छा। तो लिटरेरी कदर, जो अदबी कदरें हैं, वो कई ऐसी कदरें हैं, बड़े पैमाने पे तो इंसानों से ही जी, मिलती जी, हैं। ऐसे, ऐसे। लेकिन अगर मतनी लेवल पे जाएँ या ख़ास हल्का अदीब का है, उनका एक ख़ास डिस्कोर्स है, ख़ास उनकी उनकी जार्गन है, उनकी अपना मुहावरा है। तो उस मुहावरे में जितने तजर्बात होंगे, वो ज़्यादा जितना डिफेमिलियर हो जाएगा, उतना ही अच्छी, या यानी कि उसमें रिचनेस, डिफेमिलियराइजेशन की रिचनेस होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि डिफेमिलियर ऐसा हो जाए कि उसमें जो कम्युनिकेशन आपकी प्रॉब्लम कर जाए, ऐसा भी नहीं। ठीक है। डिफेमिलियराइजेशन, इसका मतलब ये था कि जो आपका जो सेंटेंस है या आपका पैगाम है, उसमें रिचनेस को क्या कहेंगे, उसमें हाँ, वो ज़रा सरवतमंदी उसमें होनी। सरवतमंदी। हाँ। सरवतमंदी। अब सरवतमंदी किस चीज़ की होती है? ये भी हमने, जी, जी। ये भी उन्होंने उसमें किया। सरवतमंदी होती है आपके अल्फाज के इंतखाब और आपसी इन्फ्लाक से। बिल्कुल ठीक है। ये सरवतमंदी होती है कि हाँ। मैंने चुनाव क्या किया हाँ, अल्फाज यानी का? भरपूर वो लगे जैसे कि कुछ आपने ऐसा किया है। ऐसा किया है। असल में मेरे ख्याल में जो जहाँ तक मुझे याद है, एक और लफ्ज़ जो है इसमें आएगा, वो हैरत का है कि उसको देखकर आपको थोड़ी-सी, जैसे जैसे अजनबियत का लफ्ज़ भी आपने इस्तेमाल किया, हाँ, हाँ, हाँ। कि वो लगे ना कि ये आम सी बात है। देखिए, थोड़ा डॉक्टर उसको साहब, अवामी ज़ुबान से या अमूमी जो आपका कम्युनिकेशन का तरीक़ाकार है, उससे थोड़ा-सा ऊपर उठना डॉक्टर चाहिए। साहब, ये बड़ी दिलचस्प बहस है ना। देखिए, कभी भी हम किसी से पूछें, मसलन मैं आप किसी से पूछें कि यार आपने ये फलां नज़्म जो है ना, मसलन मुझसे पहली सी मेरी मोहब्बत मेरे महबूब नाम, यार आपने क्यों एंजॉय की है? अच्छा, फ़र्ज़ किया अगर नूरजहां ना गाती, तो फिर कैसे, क्या एंजॉयमेंट होती उसकी? इसका मतलब यह है कि वो जो गाने वाला जो अंदाज है, उसलूब है, उसने इसको एनरिच किया, एनरिच किया ना, उसका लेवल जो हज़ का है वो डिफरेंट है। और सिर्फ पढ़ के लेने का, मसलन एक आदमी है जिसने उसकी तरकीब नहवी को एंजॉय किया है, यार कैसे अल्फाज को परोया है इस सेंटेंस। अच्छा, मसलन हम रदीफ को एंजॉय करते हैं, यार बड़ी, कल ही मुझे किसी ने, मसलन आपकी जो गज़ल थी, ये मैंने पहली दफ़ा कि तुम्हारा कहा गलत है ना, ये मेरा सुना गलत। हाँ, मेरा सुना हुआ गलत, मेरा सुना हुआ तेरा गलत, कहा हुआ गलत, मेरा सुना हुआ। मेरा, अच्छा, ये उस वक्त में मैंने कहा था कि ये ना एक पोस्ट मॉडर्न तरकीब है, यानी हम तो सही प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी है। हाँ। अच्छा, 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 अच्छा कहा। असबाब पैदा करने वाली सोसाइटी है ना, ऐसे, सोसाइटी है। ऐसे। अच्छा, गलत का मतलब है कि आपकी एक बड़ी वसत कल्बी है कि आपने अपनी जो छोटी मोटी गलती है तो आपने कबूल किया है, और खासतौर पर इस तनाज़र में तो आपने जो गलत हो रहा है उनका आपने कि ये सारा गलत, तो इसमें, अच्छा, ये जो आपने गलत को फोरग्राउंड कर दिया आगे आके, ठीक है, यानी उसका मानी वो नहीं रहा। हाँ जी, हाँ, इसका मानी वो नहीं रहा जो आम तौर पर गलत का मतलब है। आम तौर पर गलत मतलब है। ये जो मैसेज आपने फोरग्राउंड किया है, आपने उस छोटे से लफ्ज को ऐसे अल्फाज में परोया, और ऐसे मौजू, यानी कह लें कि मौजू क्या है, मौजू अल्फाज का परोना ही है ना। इस तरीके से आपने उसकी तरकीब नहवी या उसकी आपने बंदिश रखी या रदीफ बनाई है कि वो एक पैगाम आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है या उसकी अटरेंस है ना, है ना, आपकी जो अदायगी है, तो उस अदायगी ने आपका एक आम सी बात भी बड़ी जबरदस्त बना दी थी कि मैंने आपने इसलिए उसको एंजॉय किया। ठीक है, मतलब ये जो लिटरेरीनेस है, ये जो अदबियत है, हाँ। ये इस पर जोर है फॉर्मलिज्म वालों का। फिर मैं ये पहली खुसूसियत थोड़ा सा पीछे फिर मैं जाता हूँ। ठीक है, एक बंदा है जिसको एक ना गजल पसंद नहीं है, उसे कहेंगे यार आपको क्यों पसंद नहीं है, अब वो देगा तासुराती जवाब। अगर उसको कहें कि यार इसकी ना लिसानी पेराई में उतर के देखें, फिर मुझे बताएं कि आपको क्यों नहीं पसंद। अब हमारी वो तरबियत नहीं है। बुनियादी तौर पर ये लोग भी वो तरबियत कर रहे थे, ठीक है, कि यार तासुर ना लें, तासुराती बात ना करें, अंदर से वजह बताएं ना, अंदर से वजह बताएं, अंदर से वजह बताएं कि यार इसकी रदीफ में कोई मसला है, इसके वजन में कोई मसला है, इसकी, है ना, कोई जिन अज्जाए तरकीबी से वो मिलकर बनी है, उसकी खामी कोई बताए ना कि इसमें ये मसला है, उसमें ये मसला है। तो क्या ये जमालियाती तौर पर कुछ बन नहीं सही की, या इसमें कुछ कमजोरी है, या तो आप ये बताएं। बस अब हम कहते हैं ना कि इसमें वो नहीं है, क्या नहीं है, कि वहदत तासुर नहीं है, क्या, तो आप बताएं, अगर कुछ ना कुछ तो बताएं ना। अच्छा, कि फिर उससे पूछें कि यार आप किसको फिर एंजॉय करते हैं जब आप नज़्म पढ़ते हैं, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इन लोगों ने जो कहा था कि भाई ये जो डीफेमिलियराइजेशन हम उसको करते हैं,
उसी को ही तो डिकोड करते करते हम सहज लेते हैं। अगर हम एक सादा सी बात कर देंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा होता यह है कि सादा सी बात भी जैसे गालिब करता है या कुछ शायर करते हैं, उसमें भी डिफेमिलियराइजेशन होती है ख्याल की सतह पर, लेकिन हम उसको भी एंजॉय कर रहे थे। मैं गालिब एक दफ़ा हमारी बहुत पुरानी बात है, हमारी यूनिवर्सिटी में एक मुशायरा हुआ तो फराज साहब ने करी और यकीन कर मैंने कहा कि क्या शायद वो मेरे दिल की आवाज़, या अच्छा दिल की आवाज़ तो एक तासुर है ना, वो बड़े अपने अंदाज में करें, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। अब ये जो जुमला है ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें ज़्यादा डिफेमिलियराइजेशन है ना, लेकिन उसने बहरहाल उस लिसानी तौर पर सादा जुमले में एक जो एहसास रखा है वो हाँ, नहीं, यही गिला सिर्फ जब कहा है यही गिला तो इसका मतलब है कि सारी उम्र का हासिल यही है, सारी उम्र सब कुछ मिल जाके हाँ। एक कमी जो रह गई है। अच्छा, मुझे उससे हज़ मिला। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पे शेर में और अदब में कहीं पे नहीं, किसी ना किसी सतह पे डिफेमिलियराइजेशन हो रही होती है और उससे हम लुत्फ ले रहे हैं। अब डिफेमिलियराइजेशन को फर्दर इन्होंने ये कहा, वो अगले सवाल में कहा क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग डिफेमिलियराइजेशन पे लिख रहे थे, कोई एक बंदा नहीं लिख रहा था। ठीक है, मसलन ये नहीं था कि मैंने जो ना ये कि अदबियत के ऊपर एक आपने कहा कि फ़र्क इसमें ये कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो आपने एक अलग से मजमून, इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने लिखा, इसलिए तो इतनी बड़ी मूवमेंट बनी हमारे यहाँ, इसको इतना अहम। हाँ, मतलब एक आदमी के से उससे तो नहीं बनती ना, जाहिर है बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे और उसकी मुख्तलिफ जिहाद जो है वो मुख्तलिफ लोगों के यहाँ आप वो जाके उजागर होती हुई मिले। हाँ, तो अब यहाँ पर आ गया। अब देखिए मिसाल के तौर पर लिटरेचर को हम लेते हैं आर्ट। ठीक है, आर्ट में इसका मतलब ये है कि डिफेमिलियराइजेशन होती है टेक्निक से, क्योंकि टेक्निक्स बनाएगी ना किसी को आर्ट। बिल्कुल सही है ना, टेक्निक स्टाइल भी कर लें, उसलूब भी कर लें, और उसलूबियाती जितने तजर्बात होंगे उतना ही अच्छी लिटरेरीनेस होगी, बिल्कुल जो इनका तसव्वुर अदब था। तो मेरा ख्याल है अब जो विक्टर शेक्लोविस्की था उसने आर्ट एज टेक्निक को एक पूरा मजमून लिख दिया, बहुत अहम लिखा, बहुत अहम लिखा जी। अब आए जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो 3 या 4 निकात अगर आप दोहरा दें उनको, कि एक ये है कि जो शेरी और नसरी ज़ुबान का जो फ़र्क है वो उस पर उन्होंने बात की, एक तो दूसरा ये है कि आर्ट टेक्निक जो है उसका एक ख़ास तस्वुर है उनके यहाँ, ठीक है। और एक सवाल फिर आगे चलकर मेरे ख्याल में ये भी बनेगा कि अगर साख्त की बात इन्होंने की है या हैत की बात की है, तो बाद में जाके जो साख्तियात वगैरह आए थे वो क्या इन्हीं से निकले हैं या इनमें उनके कुछ फ़र्क है? ये 2-3 सवालात हैं जिन पे आगे चल के भी हम आपसे बात करेंगे। तो ये बुनियादी बातें आपने बयान कर दी, तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को रशियन फॉर्मलिज्म के बारे में ये जो बुनियादी निकात है जिनकी वजाहत डॉक्टर साहब ने की, इनके बारे में कुछ ना कुछ आगाही हो गई होगी। तो बाकी सवालात जो हैं वो हम अगले सेशंस के लिए रखते हैं।